Good morning everyone. I hope you all are doing well. So let's start our today's class with exercise K, that is long answer questions. That means I am going to explain you the answers of the long answer questions exercise K. This you have to do in your copy. Lesson number 6 कर रहे हैं हम physical and chemical changes and today we will going to complete this chapter. Okay, so let's study the first question. First question of exercise K is, when a candle burns, both physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both physical and chemical changes take place. Please understand that जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें दोनों टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है. तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है जब एक कैंडल बर्न होती है तो. एंड यू हैव टू गिव अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही हो रहे हों. तो जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें जो फिजिकल चेंज होता है दैट इज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जब वैक्स मेल्ट हो रही है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है मेल्टिंग में. सिर्फ मेल्टिंग क्या है, चेंज ऑफ स्टेट. वैक्स पहले सॉलिड स्टेट में है और वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में हो रही है, तो इसलिए वो फिजिकल चेंज है. और केमिकल चेंज क्या होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल. जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के, तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए वो केमिकल चेंज है. सी द आंसर. व्हेन कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसा कि मैंने बताया जब वैक्स मेल्ट हो रही है कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ वैक्स. जब वैक्स बर्न हो रही है इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. अनदर एग्जाम्पल आपको बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है. तो अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इज ईटिंग ऑफ फूड. जो हम खाना खाते हैं उसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी. फिजिकल चेंज है जो आपका खाना जब आप माउथ के अंदर लेते हो तो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज breakdown of large food particles into smaller food particles. large food particle जब smaller particles में convert हो रहा है तो size change हो रहा है, कोई chemical reaction नहीं हो रही है. chemical change कब है, digestion of food. जब food digest होता है तो हमारी body के अंदर chemical reactions होती हैं और new product form होते हैं, तो वो एक chemical change है. I hope the answer is clear to you now. B part is state 3 characteristics of a physical change. Physical change की 3 characteristics आपको बताने हैं. तो 3 characteristics of physical change are only physical properties of a substance changes. Physical change में सिर्फ physical properties ही change होती हैं substance की. Second, no new substances are formed. कोई new substance form नहीं होता है. And third is generally reversible. जो आपके फिजिकल चेंज है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, मीन्स हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को दोबारा से रीगेन कर पाते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. सी पार्ट इज चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी जस्टिफाई द स्टेटमेंट. कोई भी चेंज होती है, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है. ये आपको बताना है कैसे. अब चाहे चेंज क्या है, alteration in physical and chemical change chemical properties of matter. किसी भी मैटर की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है, तो वो चेंज है. अब कोई भी चेंज होता है तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, बिना एनर्जी के कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है, जब आइस कन्वर्ट होती है वाटर में, मीन्स आइस सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में है,
तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, पर इसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। कैसे इन्वॉल्व हो रही है एनर्जी? क्योंकि जब आइस वाटर में कन्वर्ट कब होती है? जब उसको हीट मिलती है, जब आइस लोअर टेम्परेचर पे होता है और वाटर जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो दैट मीन्स जब आइस को थोड़ी हीट मिलेगी तभी वो वाटर में कन्वर्ट होगी, तो दैट मीन्स हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। तो कोई भी चीज़ जो है वो बिना एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होती। जैसे कि जब आपकी मदर फूड कुक करती हैं तो फूड कुक करने में भी हीट एनर्जी लगती है, क्योंकि गैस मम्मा को जलानी पड़ती है, तो उससे हीट, जब फूड को जब तक हीट नहीं मिलेगी कुकिंग के लिए, फूड कुक नहीं होगा। तो किसी भी टाइप का चेंज हो, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, इट इन्वॉल्व्स द एनर्जी. So the answer is a change is an alteration in physical and chemical properties of matter due to effect of some kind of energy. किसी ना किसी तरह की, चाहे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, किसी ना किसी तरह की एनर्जी जरूर इन्वॉल्व होती है. For example, when ice is converted into water, energy is involved in changing the state of ice to liquid. आइस से लिक्विड में चेंज होने में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है. That is, ice gets heat energy from the surroundings. आइस को सराउंडिंग्स में से heat energy मिल रही है. I hope the answer of all the three parts of first question are clear to you. Now coming to the second question. Second question, A part is repeated. State three characteristics of physical changes. This we have already done. So cut this question. इस question को काट देंगे. Second B part is what happens if the gas produced by the reaction between vinegar and baking soda is passed through lime water. Explain. Now ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है. जब विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है. तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन बिटवीन विनेगर और बेकिंग सोडा से, जब हम उसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होता है. तो I have explained that when carbon dioxide gas is passed through the lime water, then it turns the lime water milky. वो lime water को milky में turn कर देती है और जो product form होता है that is the calcium carbonate. So let's see the answer. When carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns lime water milky. लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड और एक न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा. नाउ थर्ड ए पार्ट, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन एंड गैल्वेनाइजेशन. दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्रिस्टलाइजेशन भी गैल्वेनाइजेशन भी. डेफिनेशन यू हैव टू रेफर द कीवर्ड्स. अब आप कॉपी में ये रेफर कीवर्ड्स ही मत लिख लेना. कई लोग ऐसा करेंगे, कई बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट फ्रॉम द कीबोर्ड, बट देर आर सम स्टूडेंट्स दैट विल राइट एज इट इज रेफर कीवर्ड्स. प्लीज ये मत लिखिएगा रेफर कीवर्ड्स. इसका मतलब है आपको कीवर्ड्स में से क्रिस्टलाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है. Now B part, describe a method to form a bigger crystal of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट NaCl, जो ऑलरेडी क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, पर अगर आपको उसके बिगर क्रिस्टल्स बनाने हैं तो उसके लिए आप क्या मेथड अप्लाई करोगे वो आपको डिस्क्राइब करना है. सो सी स्टेप्स टू फॉर्म अ बिगर क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर. फर्स्ट क्या करेंगे? टेक अ स्पूनफुल ऑफ NaCl एंड मिक्स इट विद वाटर. एक स्पून भर के सॉल्ट लेंगे और उसको वाटर में मिक्स करेंगे. सेकेंड, बॉयल इट टू रिमूव इम्प्योरिटीज. उसको बॉयल कर देंगे. बॉयल करने से क्या होगा? इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी क्योंकि हम उसको फिल्टर करेंगे. आफ्टर बॉयलिंग filter the solution and let it set for few hours. बॉईल करने के बाद हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे जिससे इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी और कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. ऑन कूलिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ NaCl कैन बी ऑब्जर्व्ड. कूल होने के बाद जब सॉल्यूशन कूल हो जाएगा तो आपको
क्रिस्टल्स मिलेंगे जो कि NaCl के होंगे, क्योंकि हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया था और उसे हीट किया था, तो NaCl के बिगर क्रिस्टल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कूलिंग के बाद। तो इस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड के बिगर क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। Fourth question is, why do you observe a change in color of the solution of copper sulfate when an iron nail is dipped in it? Why does the shining iron nail becomes dull? अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की एक नेल डिप करते हैं तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आयरन नेल जो डालते हैं वो सिल्वर कलर की होती है। तो जब हम आयरन नेल उसमें डालते हैं और कुछ दिनों के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो आयरन नेल होती है सिल्वर कलर की वो ब्राउन कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है, आयरन और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है वो दोनों अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं। आयरन नेल में से आयरन जो है, क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, मींस कॉपर आयरन के ऊपर आ जाएगा और आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ जाता है और कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कलर चेंज क्यों होता है। सिंपल, कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन जो है, आयरन नेल में से आयरन डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर को, और आयरन नेल डल कलर की क्यों हो जाती है, क्योंकि उस पर कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। सो सी द आंसर, when an iron nail is dropped in the solution of copper sulfate, then iron displaces copper from solution of copper sulfate. आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो चीज़ मोर रिएक्टिव होती है वो डिस्प्लेस करती है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन डिस्प्लेस कर लेता है कॉपर को। Therefore, copper sulfate solution color changes from blue to green. इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन में। अब इसमें एक और पूछा है आपसे क्वेश्चन कि आयरन नेल का कलर क्यों डल हो जाता है। सो द आंसर इज द शाइनिंग आयरन नेल बिकम्स डल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट। उस पे आयरन नेल पे कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है, कॉपर आके जम जाता है, तो इसीलिए आयरन नेल का कलर डल हो जाता है। I hope the answers are clear to you. So please do these answers in your copy very neatly. This is all for today's video. Here we have completed the chapter. From next class we will going to start the next lesson. So till then, have a good day. Thank you very much.